डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का लगाने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपके सिमिलर हैं और क्या क्या डिफरेंस है, और फिर इवैल्यूएट करने का प्रयास करिए। और कोई आंसर लिख के देना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है कोचिंग का, उस नंबर पे आप अपना आंसर पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण के में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद किया। तो अब देखिए, इसमें सिंपल सा आपका पहला तो ये पूछा जा रहा है कि जो संसदीय समिति उनके ढांचे को समझाइए, और दूसरा इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक हो जा रहा है, और वो जो फाइनेंशियल कमिटीज आपके देश के हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन में क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो कमिटी सिस्टम होता है या जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये आपको इंट्रोडक्शन में देना है। पहली बात तो आप ये समझने के लिए देखिए कि कमिटीज क्यों बनाए जाते हैं। समितियां किसी भी बड़े संस्था की छोटे स्वरूप होते हैं। इनको मिनी पार्लियामेंट हमारे देश में या यूके में बोला जाता है, छोटा संसद बोला जाता है। रीजन भी क्योंकि इसमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट होते हैं, और ये एक बड़े संस्था का छोटा स्वरूप होता है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा एक बड़ा संस्था है, उसका छोटा स्वरूप होगा उसकी समिति। राज्यसभा एक बड़ा सा काउंसिल है, उसका छोटा स्वरूप होगा समिति। तो कमिटी मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और किसी स्पेसिफिक मैटर पे वो आपको एक तरह से थॉरो अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो कमिटी सिस्टम होता है, ये हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो अगर कमिटी सिस्टम के स्ट्रक्चर को आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कमिटी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाए जाते हैं, लोकसभा के होंगे तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंस्टिट्यूट करेगा, राज्यसभा के होंगे तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कंस्टिट्यूट करेगा। स्ट्रक्चर में आप ये बता दीजिएगा कि जो कमिटीज हमारे देश में बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, आइदर स्टैंडिंग कमिटी, आइदर एडहॉक कमिटी। या तो स्थायी समिति होते हैं या आपके अस्थायी समिति होते हैं। स्थायी समिति वो होते हैं जो सतत आपके चलते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी हो गया, एस्टिमेट कमिटी हो गया, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया। अस्थायी समितियां, एडहॉक समितिज कौन सी होती हैं, जो कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, और उसके बाद जब वो अपना रिपोर्ट सौंप देती हैं तो उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी आपके बनी थी डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए, कमिटी बनी थी बीटी ब्रिंजल के एनालिसिस के लिए, तो बीटी कॉटन हमारे देश में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमिटी बनी थी। तो कमिटीज एडहॉक होती हैं, एडहॉक का मतलब अस्थायी, और आपके स्टैंडिंग कमिटी जो सालों साल आपके चलेंगी। तो ये स्ट्रक्चर में आपको बताना है। दूसरा स्ट्रक्चर में ये बताना है कि जो भी कमिटीज बनाई जाती हैं वो केवल 1 साल के लिए बनाई जाती हैं, और इसमें केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इसके सदस्य हो सकते हैं। कोई भी मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा की समितियों में केवल लोकसभा के सांसद बैठ सकते हैं, कोई मंत्री नहीं बैठ सकता। राज्यसभा की समितियों में केवल राज्यसभा के सांसद बैठ सकते हैं, कोई मंत्री नहीं बैठ सकता। संयुक्त समिति अगर बनेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, तो दोनों सदनों के सांसद बैठेंगे, उसमें भी कोई मंत्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये समितियां मंत्रियों के कार्य को ही मूल्यांकन के लिए बनाई जाती हैं। दीज कमिटीज आर क्रिएटेड टू इवैल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लियामेंट्री कमिटी में, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, पार्लियामेंट्री कमिटी में कोई भी मिनिस्टर सदस्य हो ही नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बनती हैं 1 साल के लिए। सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे उनका प्रतिनिधि होता है।
उस समिति के अंदर जितना बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे लोकसभा में, जितने प्रतिशत में उतने उस समिति में आपके सदस्य बीजेपी के जाएंगे, जितने प्रतिशत कांग्रेस के आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उतने प्रतिशत उस कमिटी में कांग्रेस के जाएंगे। ऐसे ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे आपके मेंबर्स इसमें जाते हैं। कार्यकाल 1 साल होता है और 1 साल के बाद फिर इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी दोबारा बनेगा, दोबारा उसमें आपके नए सदस्य आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कमेटी के स्ट्रक्चर्स में आपको ये पॉइंट एक तरह से आपको बताना है। अब दूसरा बात आपको ये बताना है कि जो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल, इसमें जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि फाइनेंशियल कमेटी का क्या रोल है। तो फाइनेंशियल कमेटी की अगर आप बात करिएगा तो कमेटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कमिटीज में जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल कमिटीज हैं वो कौन सी कमिटी है? एक तो है आपका एस्टीमेट कमिटी, दूसरा है आपका पब्लिक अकाउंट कमिटी, तीसरा है आपका कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोपू, चौथा आपका है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो बजट के एनालिसिस के लिए बनाई जाती हैं। तो ये 4 मेजर फाइनेंशियल कमिटीज आपके परमानेंट बेसिस पे स्टैंडिंग कमिटीज आपके पार्लियामेंट में बनती है। एस्टीमेट कमिटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के इफिशियंसी और इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन देता है कि गवर्नमेंट अपने फंक्शंस में, मिनिस्ट्रीज अपने फंक्शंस में किस तरह के इफिशियंसी और इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी बोला जाता है। और ये जो आपका एस्टीमेट कमिटी आपका होगा, ये जो भी एस्टीमेट बनाए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उसका एनालिसिस करता है। गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में कोई भी कमिटी आपका इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, नाइदर एस्टीमेट कमिटी, नाइदर पब्लिक अकाउंट कमिटी, नाइदर कोपू, नाइदर डीआरएससी। गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। पॉलिसी मैटर का एनालिसिस जरूर ये करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि इफिशियंसी इकोनॉमी कैसे इंक्रीज करना है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी आपका बोला जाता है। दूसरा पब्लिक अकाउंट कमिटी की बात करिएगा, ये दोनों 1921 में आपके बने थे, आपके प्री इंडिपेंडेंस, बाद में इनको रिफॉर्म किया गया और जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इनके नाम को चेंज करके ये नाम आपको जो भी देखने को मिल रहा है। अब जो आपका पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसका काम क्या है? जो हमारा सीएजी है वो 3 रिपोर्ट सबमिट करता है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट और तीसरा रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये जो रिपोर्ट होता है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास भेजते हैं। पार्लियामेंट क्योंकि खुद एक बहुत बड़ा संस्था है, बृहद संस्था है, तो वो इस रिपोर्ट को अपने कमिटी को भेजता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी को। पब्लिक अकाउंट कमिटी को इस समय सीएजी समझाता है कि हमने रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या टेक्निकल मैटर है। तो इट एक्ट्स एज अ सीएजी एक्ट्स एज अ आईज एंड ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। दूसरा, सीएजी आल्सो एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ सीएजी, सॉरी, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, मित्र, मार्गदर्शक और आप देखिएगा कि चिंतक का काम आपका करता है सीएजी पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए। पब्लिक अकाउंट कमिटी को हमेशा कोई अपोजिशन का सांसद ही हेड कर सकता है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी को हमेशा कोई विपक्ष का सांसद ही एक तरह से इसका हेड कर सकता है, चेयरपर्सन हो सकता है। ये रिपोर्ट देता है वापस पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट फिर इस रिपोर्ट पे बताता है कि क्या एक्शन लिया है, क्या एक्शन नहीं लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट, व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन, व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये फंक्शन है आपके पब्लिक अकाउंट कमिटी का। ये गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज होते हैं जो रिपोर्ट के रूप में, ये गवर्नमेंट के जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं उनका एनालिसिस आपका करता है। और पब्लिक अकाउंट कमिटी ने कई सारे घोटालों को सामने किया है। जब 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ और कोलगेट का घोटाला हुआ, तो ये सारे घोटाले आपके सीएजी के रिपोर्ट में एनालिसिस में पाए गए
और पब्लिक अकाउंट कमेटी को उस समय मुरली मनोहर जोशी हेड कर रहे थे, उन्होंने इन सारी बातों का खुलासा किया। तो ये इंपॉर्टेंस होता है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी का। फिर आप देखिएगा कि जो तीसरा आपका कमिटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं हमारे देश में, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर्स की जो भी इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो सीएजी रिपोर्ट सबमिट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, उसके अलावा जो रिपोर्ट आपके पब्लिक सेक्टर्स की होती है वो रिपोर्ट आपका सबमिट होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को, और वो फिर इन सारे रिपोर्ट्स का एनालिसिस आपका करता है और कैसे एफिशिएंसी इकोनॉमी बढ़ाया जा सकता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा किया जा सकता है, कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे जो मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 को आप नवरत्ना को फिर महारत्ना में ये सब जो पॉलिसीज है उनका कैसे आपके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एनालिसिस आपका करता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। लास्ट जो कमिटी आपका बन रहा है फाइनेंशियल कमिटी, वो क्या है? DRSC, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, विभागीय समितियों द्वारा जांच। और इसका उपयोग कब आता है? जब बजट में तीसरा स्टेज स्टार्ट होता है। बजट इज अ 6 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज जो बजट का होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, सेकेंड स्टेज डिस्कशन होता है, थर्ड स्टेज होता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। और शुरुआत में हमारे यहाँ पे DRSC 17 बनाए गए 1993 में, बाद में 7 और जोड़ दिए गए और 2004 तक आते आते 24 DRSC आपके हो गए। इसमें टोटल 31 सदस्य होते हैं, 21 आपके होते हैं लोकसभा से और 10 आपके होते हैं राज्यसभा से। और ये राज्यसभा की एक लंबी मांग थी कि हम इकोनॉमिक मैटर्स में हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उस मांग को फुलफिल करने के लिए राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को DRSC में जगह दिया गया। अभी क्या करते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं हमारे देश में वो डिमांड फॉर ग्रांट आपके मांगते हैं, अनुदान की मांग मांगते हैं संसद से कि आप हमें पैसा दीजिए। उस पैसे को हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट या अनुदान की मांग। उस अनुदान की मांग का डिटेल्ड स्क्रूटनी करते हैं, इन्हीं के मूल्यांकन पे इस रिपोर्ट को वापस संसद में रखा जाता है। और जो फोर्थ स्टेज है आपके बजट प्रोसेस में, उसमें आपके इन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पे आपके कट मोशंस ले आए जाते हैं, जिसमें पॉलिसी कट हो सकता है, इकोनॉमी कट हो सकता है या टोकन कट हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DRSC। ये हेड बेयर एनालिसिस करता है जितने भी गवर्नमेंट की डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं और फिर उसी रिपोर्ट को बेस बना के पार्लियामेंट आपके कट मोशंस पास कर सकता है। ऑल्दो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिकली पार्लियामेंट कभी भी कोई कट मोशन पास नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा में हमेशा रूलिंग पार्टी का बहुमत होता है। तो आपका जो सवाल है वो सवाल अगर आप देखिएगा तो सवाल आपका ये है जो आप देख रहे हैं, explain the structure of parliamentary committee system, how far has the financial committee helped in the institutionalization of Indian parliament। तो पहली बात तो आपने स्ट्रक्चर समझाया संसदीय समितियों का। दूसरा आपने ये बताया कि वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं और कैसे उन्होंने अपने कार्यों को किया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल में होता है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखिएगा। अब देखिए कमिटीज बनाने का मेजर रीजन क्या होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पे थ्रेड बेयर एनालिसिस होगा। पॉलिटिकल जो भी आपके मिनिस्ट्रीज के डिमांड्स हैं या मिनिस्ट्रीज की पॉलिसीज हैं उनका थ्रेड बेयर एनालिसिस होगा। तो जो हमारे कमिटी सिस्टम है ये गवर्नमेंट की स्क्रूटनी भी करते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जब हमारे देश में जीएसटी का फॉर्मुलेशन हो रहा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो वहां पे एक्सपर्ट एडवाइस बाहर से भी लिया गया था। आधार के केस में भी आपके कई बार एक्सपर्ट एडवाइस लिया गया है, क्योंकि नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के चीफ थे, उनको आधार का चीफ बनाया गया था, तो उनको भी कई बार संसद में बुलाया गया कि आप आधार के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे आपका काम कर रहे हैं। तो कमिटी जो आपके रिस्पॉन्सिबल था उन्होंने उनको बुलाया था कई बार। क्रॉस पार्टी डेलिब्रेशंस होते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात आपकी की जाती है, ये फायदा आपको देखने को मिलता है।
लेकिन इन सबों के बावजूद आप देखिएगा कि जो हमारी कमिटी सिस्टम है इसमें कुछ खामियां हैं। हम कहते तो हैं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, वी विल राइज अबव द पार्टी पॉलिटिक्स, लेकिन उस कमिटी में भी टोटल पार्टी पॉलिटिक्स चलती ही चलती है। हमारे सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठते ही नहीं है। दूसरा मेजर समस्या है कि इनका कार्यकाल केवल 1 साल होता है और जब तक उस कमिटी का वो सारा कार्य समझते हैं तब तक वो दूसरे कमिटी में चले जाते हैं, तो भी बहुत फायदा होने वाला नहीं होता। आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में है, आप उसकी मीटिंग्स को अटेंड किए, जब तक आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम समझिएगा तब तक आप चलेगा एस्टीमेट कमेटी में, एस्टीमेट कमेटी का काम समझिएगा तब तक आप चले जाएगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में। तो 1 साल के टेन्योर में बात समझ में नहीं आती कि कितना काम आपका हो रहा है, इसलिए इस टेन्योर को बढ़ाने की जरूरत आपकी है। तीसरा मेजर बात आपका क्या है कि जो कमिटीज रिकमेंडेशन देते हैं उनको संसद महत्व नहीं देता, उनको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, उनके रिकमेंडेशंस को कभी डिस्कस भी नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी होती है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। गवर्नमेंट कभी भी उनको जल्दी डिस्कस करने की आपकी एक तरह से कहा जाएगा कि गवर्नमेंट डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी उससे बढ़ जाती है। ये भी आप देखिएगा। फिर आप देखिएगा कि कई बार कमिटीज में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कमिटी में आपके काम करते हैं, तो अगर उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है तो टेक्निकल मैटर्स पे अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते। जितने भी फाइनेंशियल कमिटी है, चाहे एस्टीमेट कमिटी हो गया, चाहे पब्लिक अकाउंट कमिटी हो गया, चाहे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया या डीआरएससी हो गया, ये सारे टेक्निकल कमिटीज होते हैं, पैसे से संबंधित सारा बात होता है और उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आपकी बनेगी। तो ये भी आप देखते हैं कि दे लैक द टेक्निकल एबिलिटी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स एक्सपर्टिव्स, ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। फिर जो रिकमेंडेशंस होते हैं नॉन बाइंडिंग होते हैं, इनके रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट आपका नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, तो नॉन बाइंडिंग आपके रिकमेंडेशंस होते हैं, ये बात आपको देखने को मिलेगी। क्या सुधार किया जा सकता है? एक पैराग्राफ में आप छोटा सुधार भी लिख सकते हैं। सुधार आप क्या कर सकते हैं कि जो भी बिल्स हैं उनको कमिटी को भेजा ही जाए, जिस भी कमिटी से संबंधित है, जिस तरह का बिल है उनको कमिटी को भेजा जाए। बाईपासिंग ऑफ कमिटी नहीं होना चाहिए, कमिटीज को बाईपास करते हैं तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाती। कोविड के दौरान कमिटी सिस्टम काम ही नहीं किया, उसके पोस्ट भी आपके कमिटी सिस्टम काम नहीं किया। बहुत बार विपक्ष ने जेपीसी की मांग की है, वो भी नहीं बना। अब हिडनबर्ग के आपके जो लांछन लगाए गए हैं हमारे सेबी चीफ पे और लगातार अदानी के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, उस पे विपक्ष हमेशा जेपीसी कमिटी की, वो भी अभी नहीं बना है। तो ये देखिएगा कि मांग तो की जाती है कि आप कमिटी सिस्टम को दीजिए काम और वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो कमिटी के फंक्शंस को समझ सके और उस हिसाब से वो काम भी कर सके। टेन्योर उनका इंक्रीज किया जाए, 1 साल किसी कमिटी में नहीं, कम से कम 3 साल या 5 साल किसी कमिटी में रहें तो उसके फंक्शंस को समझेंगे, उनके कार्य को अच्छा कर पाएंगे और अकाउंटेबिलिटी और अच्छा आपका हो पाएगा। ये बात आप देखिएगा। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस देके आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपना आंसर देख लीजिए और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।